माय नेम इज अनस। 5 जुलाई तक सिर्फ अनस शेख था, बट नाउ इट्स सी अनस शेख। मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है एक गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट से, जो एक क्रिकेट खेलता रहता था। क्योंकि मैंने 2016 में अपना 12th क्लास क्लियर करा, तो उस टाइम पे कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से, अगर अब तो शायद नहीं, बट उस टाइम पे सिर्फ खेल खेल ही होता था, पढ़ाई स्टडी कुछ नहीं होती। उस वहाँ से लेकर के सीए बनने तक की जर्नी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और कोशिश ये करूंगा कि मैं आपकी लाइफ को टच कर पाऊँ जाके, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था, क्लियर मैंने अब करा है। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है, किसी के अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई अगर स्ट्रगल कर रहा हो, स्टडी कैसे करनी है, सब्जेक्ट को हैंडल कैसे करना है, वो मुझसे क्वेश्चन कर ले लास्ट में, या फिर मैं ब्रेक करूंगा, जैसे आईपीसीसी को एक्सप्लेन करूंगा, फिर फाइनल को एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे आईपीसीसी को एक्सप्लेन करूंगा, तब आप मुझसे क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आप सारे के सारे आईपीसीसी के स्टूडेंट हैं। किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा, मैं कोशिश करूंगा उसे मतलब हैंडल करने की। हो सकता है मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन लेने की, बट कुछ अगर भूल जाऊं तो आप लोग मुझे याद दिला दें, क्वेश्चन कर लेना। अब मतलब वो जहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, या थ्योरिकल सब्जेक्ट हो, या समरी नोट्स का, मतलब कैसे भी डाउट हो, क्योंकि हम लोगों ने वो अभी भी करंट सब स्ट्रगल मतलब कराया, उसे हैंडल कराया लास्ट तक आते आते, क्योंकि मैंने भी बोथ ग्रुप देखे और बोथ ग्रुप क्लियर करें, और सिर्फ 8% रिजल्ट था फाइनल का बोथ ग्रुप का। ठीक है, तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है गवर्नमेंट स्कूल से। मेरे घर में कोई भी, इवन पूरे पूरे खानदान में कोई भी चार्टेड नहीं है। मैं फर्स्ट अपनी फैमिली का चार्टेड हूँ। तो कोई भी बताने वाला नहीं था, कोई कुछ गाइडेंस करने वाला नहीं था, जो आई थिंक बहुत सारे यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होगी। तो 11th क्लास तक मुझे कुछ नहीं पता था, सीए का कुछ नहीं पता था, सीए करना या नहीं करना। उस टाइम पे मेरा ये था कि 12th क्लास के अंदर अच्छा स्कोर करके मैं डीयू के रेगुलर कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लूँ, या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया से रेगुलर कर लूँ, क्योंकि टॉप की यूनिवर्सिटी है ये इंडिया की। बट जैसे जैसे मैंने 11th क्लास करी, मेरे एक टीचर से इंटरेक्शन हुआ, वहाँ पे डीएन अग्रवाल सर थे। उन्होंने देखा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, हाँ, बट सिंसियरिटी मेरे अंदर स्टार्टिंग से थी कि अगर मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेलने के बाद मैंने 10th तक बहुत क्रिकेट खेला है। जब मैंने 11th क्लास में कॉमर्स ली, तो मैं काफ़ी सिंसियर हो गया था, थोड़ा सा देखने लगा था कुछ करना है फ्यूचर में, क्योंकि स्कूल इतना अच्छा था नहीं, इन्वायरमेंट ऐसा था नहीं वहाँ पे। तो बट मेरे टीचर ने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने देखा जब मैंने 12th क्लास क्लियर करी, क्योंकि मैं सिंसियर था। मेरी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परसेंटेज नहीं थी, 78% थी, बट मैंने उसके बावजूद भी अपने स्कूल के अंदर टॉप कर दिया था। तो आप देख सकते हो कि मैं कितना अच्छा स्कूल का इन्वायरमेंट था वहाँ पे। 78% में मैंने अपना स्कूल टॉप कर दिया था कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। मेरे टीचर ने काफ़ी सपोर्ट करा था, उन्होंने शायद जो मैं अपने अंदर नहीं देख पाया था, वो मेरे कोचिंग के जो ट्यूशन पढ़ता था उन्होंने उस चीज़ को देखा। मेरे स्कूल के टीचर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा, उन्होंने मुझे पुश करा कि नहीं तो तुम सीए करो, और कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम हैंडल करने के लिए बैठे हैं, बट आप सीए स्टार्ट करो। बट फिर भी मैंने कोई उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं सीए क्लियर कर पाऊंगा। अब उसके बाद में 1-2 महीने निकल गए, मैं जामिया में इस्लामिया के फॉर्म भरे, मैंने ड्यू के फॉर्म वॉर्म भरे, लेकिन वही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। बट हाँ था ये कि कुछ बड़ा करना है लाइफ के अंदर, कुछ बड़ा करना है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ टाइम पे इतना क्लियर था, क्लियरिटी थी माइंड के अंदर। फिर मैं अपने स्कूल गया एक दिन, तो सर ने मुझे काफ़ी डांट लगाई, डीएन अग्रवाल सर ने काफ़ी मुझे डांट लगाई कि आपके कैपेबिलिटी है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियर कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो ये, मतलब आप यूनिवर्सिटी के मतलब फॉर्म वॉर्म के चक्कर में पढ़ लो। तो उन्होंने मुझे इतना गाइडेंस करा, उन्होंने ये तक मुझे बताया कि मेरे घर से कौन सी बस सी इंस्टीट्यूट तक जाती है, प्रोस्पेक्टस कितने रुपए का आता है, कैसे आपको करना है। तो एक दिन जनरली मैं उठा, मैंने कहा इतना जब पुश कर रहे हैं मैं, तो एक बार क्यों ना मैं सी इंस्टीट्यूट देख के आऊँ जाके। मैं गया, ऐसे ही पैसे लेके गया, मैंने प्रोस्पेक्टस खरीदा, प्रोस्पेक्टस खरीद घर आया। घर आने के बाद में मैंने घर वालों से बात करी, मेरे ट्यूशन के टीचर भी सब कह रहे थे कि अनस सीए क्लियर कैपेबिलिटी है, सीए क्लियर कर लेगा। अब उसके बाद में घर वालों ने भी करा, नेक्स्ट डे उसी रात में डिसीजन हुआ कि मैं सीए करने वाला हूँ। नेक्स्ट डे जाकर मैंने रजिस्ट्रेशन करा ली। तो वहाँ से मेरी इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। सीपीटी मैंने एक अटैम्प में क्लियर कर लिया था, परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी, 65%। आई थिंक आप लोगों के लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता कि मैंने एक अटैम्प में पास करा है, 4 अटैम्प में पास करा है, 5 अटैम्प में पास करा है। आप लोग जिस स्टेज पे हो, आप लोगों को बहुत मैटर इस चीज़ से करेगा कि मैंने प्रिपरेशन किस तरीके से करी, कि मेरे अटैम्प्ट लगे। क्योंकि जब मेरे आईपीसीसी में अटैम्प्ट लग गए, फाइनल में भी अटैम्प्ट लग गए, जब मुझे लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में स्टडी करी कैसे जाती है, क्योंकि गाइडेंस की कमी थी, कोई घर में ऐसा था नहीं, इवन मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो इतना एजुकेटेड जो मुझे बता सके कि आपको ऐसे स्टडी करनी, ऐसे हैंडल करना है। सीपीटी क्लियर करी, मैंने अपने ग्रुप स्टडी पे फोकस करा था उस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से आया था। तो बट मेरा प्रैक्टिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हर किसी का एक एरिया होता है, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसके अंदर थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बट एक ना एक एरिया ऐसा होगा जो हर किसी को परेशान करता है। जैसे मेरे लिए वो थ्योरिकल सब्जेक्ट थे, लॉ। जब मैंने वहाँ पे अपना ग्रुप बनाया था सीपीटी के अंदर जाके,
तो हम क्या करते थे, जैसे हमारी क्लास होती थी, आई से विश्वासनगर से मैंने क्लास ली थी सीपीटी की, 10:30 बजे से लेके लेके शाम 5:30 बजे तक क्लास रहती थी। तो हम डेली जो भी सर ने पढ़ाया, मैडम ने पढ़ाया, उसे हम रिवाइज करते थे बैठ के, और मैं शाम को सेम शेड्यूल पहुंच जाता, जो भी हमारा ग्रुप था, आई थिंक 7-8 बंदे थे हम लोग, सेल्फ स्टडी घर से करके आते थे। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते ना, स्कैनर आपने करा होगा सीपीटी के अंदर, वो मैं ग्रुप स्टडी बना के स्कैनर को हम रखते थे और सॉल्व करते थे सारे बैठ के वहाँ, ताकि किसी को अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया, वो टॉपिक एक दूसरे को एक्सप्लेन कर देता था। जिससे क्या होता था कि अगर 4 लोग बैठे हुए ग्रुप के अंदर, 3 लोगों ने सॉल्व कर लिया, बट कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्लियरिटी माइंड के अंदर नहीं होती है, उससे क्लियरिटी सबके अंदर आ जाती थी। तो इस तरीके से चलो सीपीटी अलग था, तो देखो हर स्टेज अलग अलग है और उसके लिए स्ट्रेटेजी अलग अलग चाहिए होती है। ऐसा नहीं है जो मैंने सीपीटी के अंदर स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली उसे मैं आईबीसीसी में अप्लीकेबल कर दूंगा, सवाल ही नहीं उठता। अगर मैं अप्लीकेबल करूंगा तो फिर जिंदगी भर अटेम्प्ट ही लगेंगे, कहना नहीं चाहिए, बट मेरे कुछ फ्रेंड अभी भी ऐसे हैं जो आज तक आईपीसीसी के अंदर, मुझे भी काफी दुख होता है, मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ, बट वही है कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो मतलब सुनना ही नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है ना, आप उन्हें, मैं अगर कोई मुझे कितना भी समझाएगा, अगर मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं तो फॉलो करूं, तो मुझे कोई पास नहीं करवा सकता, ठीक है। फिर आईपीसी से हुई, तो मैं शावेद सर के यहाँ में ऐसा आया कि एक मैसेज आया था कि ट्रायल क्लासेस हो रही है और मैं फ्री था, सीपीटी क्लियर कर रहे थे, एक बार में सरकारी स्कूल के बच्चे छोड़ो तो वैसे ही हुए पड़े थे, घूम रहे थे ऐसा लग रहा था सीए आज ही क्लियर कर लिया है। तो मैंने ट्रायल क्लास लेने आ गए था, आई थिंक 7-8 लोग स्टूडेंट यहाँ पर बैठे थे, मैं था अपने दोस्त के साथ एक आया, 7-8 स्टूडेंट बैठे थे। शावेद सर जिस तरीके से पढ़ाया आईपीसीसी का, मैं क्लियर कर दूं, मुझे कुछ भी नहीं पता था आईपीसीसी, बस इतना पता था बहुत टफ है ये, सीपीटी तो निकल गई आईपीसीसी देखते हैं, बट शावेद सर ने पढ़ाया इस तरीके से, उन्होंने से बात हुई, उन्होंने ट्रायल क्लास दी थी, जिस तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया था, टैक्सेशन की क्लास, कॉस्टिंग की क्लास, तो इतना पता चल गया था कि अगर शावेद सर से क्लास लेंगे तो क्लियर कर जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद में मैंने यहाँ से क्लास ली, शावेद सर ने काफ़ी सपोर्ट कर, फिर हमने यहाँ से अपनी क्लास कंटिन्यू की। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर ये लगी कि सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था यहाँ पर। आप देखते हो ना बाकी कोचिंग के अंदर आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह अगर होंगे, अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे या फिर किसी बड़ी फैकल्टी की, देखो हर किसी का सपना होता है कि वो अच्छी से अच्छी फैकल्टी की कोचिंग ले जाके, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटेशन है और हर एक चीज़ की लिमिटेशन। उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही थी, जो मेरे अदर जो मेरे दोस्त वगैरह जो जिनकी मैं बता रहा हूँ आज तक आईबीसी से नहीं ले पाए हैं, उनसे मैंने सजेस्ट करा कि आप यहाँ पे क्लास लो, नहीं हम बड़े टीचर की क्लास लेंगे। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि टीचर ने कोई बेकार नहीं पढ़ाता, टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, और हर कोई टीचर ये चाहता है कि उनके स्टूडेंट का रिजल्ट आए, क्योंकि जितना हम खुश होते हैं उससे ज़्यादा शायद हमारे टीचर खुश होते हैं। बट प्रॉब्लम वहाँ पे यही होती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि टीचर इंडिविजुअली है ना हैंडल नहीं कर पाता, एक एक पर फोकस नहीं कर पाता। अभी यहाँ पर आप शावेद सर मान लो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो ऑफिस में जाके अकेले उसे हैंडल करने की कोशिश करते हो, जो हमारे टाइम पे भी करते थे। मेरे अंदर काफ़ी प्रॉब्लम थी, मेरा थ्योरी बहुत वीक था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े थे, वहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ाई होती नहीं थी, इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी हमारी, था इंग्लिश मीडियम ज़रूर बट बहुत वीक थी। जब मैंने यहाँ पर लॉ आया था, मुझसे लॉ लिखी नहीं जाती थी, जैसे हम लॉ लिखते हैं ना कि पहले लिख दिया वहाँ पे कि लॉ लिख दिया, लॉ के बाद में फिर हम उसे इन द गिवन केस के अंदर कंक्लूजन देते थे। तो लॉ तो मैं किसी तरीके से रट्टा मार लेता था, जो क्वेश्चन होता था ना मुझे यही नहीं पता था लिखते कहते हैं इसके अंदर, वो कुछ भी लिख देता था उठा के। तो यहाँ पे फैकल्टी थी तो उन्होंने बताया कि यार तुम तैयार हो, तब उन्होंने एक दिन कहा कि ना इस तरीके से क्लियर हो ही नहीं सकता जिस तरीके से आप जा रहे हो। उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस करा, सबसे बड़ी बात है सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिली। तो बट वही है कि सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा है, देखो फोकस रखना पड़ेगा, ये ऐसी फील्ड है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, इतना स्कोप है, इतना स्कोप है। अभी आप लोग आईपीसीसी इंटर में हो, बोल सकते हैं इंटर में, अभी आप लोग आर्टिकलशिप करोगे ना, आप लोगों को पता चलेगा एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या सी है। तब आप देखोगे ना जाके एक्चुअल में काम करोगे, घूमोगे जाके 5 स्टार होटलों में फिर क्लाइंट के पैसों से, फ्लाइट में घूम रहे हो जाके लग्जरी फ्लाइट के अंदर, रेडिसन जैसे ब्लू जैसे होटल में आप घूम रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आपको पता चलेगा। बट वही है कि अब क्लियर करना था, सिंसियरिटी फोकस था मेरे अंदर, ये चीज़ मैं मान सकता हूँ, फोकस मेरा काफ़ी अच्छा था, कोई गलत ग्रुप नहीं था किसी भी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट करा, शावेद सर ने काफ़ी कहा कि आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो, बिकॉज टीचर हमें अच्छे से जानता है, हम तो अपने आप को देख रहे हैं, टीचर हर बैच में 80-100 बच्चों को सर देखते हैं, जानते हैं कि इस बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी। मैंने बोथ ग्रुप दिए, बैड लक ये रहा कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर लॉ में फेल हो गया, सेकंड ग्रुप के अंदर ऑडिट में फेल हो गया दोनों तरफ से गया। फिर उसके बाद में अब जिंदगी में फर्स्ट फेलियर था, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फैमिली काफ़ी सपोर्ट करा, बट मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो शावेद सर का मैसेज आता कि एक बार आप मिलने आओ,
तो मैं मिलने आ गया। सर ने बहुत सपोर्ट करा था, एक्स्ट्रा यहाँ पे अलग से बिठा के पढ़ाते थे, जो आई थिंक आप लोगों को भी टाइम दूंगा, टेस्ट वगैरह भी दिए थे। तो सर ने समझाया कि बता, एक डायरेक्शन दी, इस तरीके से स्टडी करो, ये करो। फिर मैंने उसे फॉलो करा। फिर मैंने दोबारा से बोथ ग्रुप के लिए एलिजिबल हुआ। उस टाइम पे बोथ ग्रुप का रिजल्ट था 1.07%। जिस टाइम पे मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ था, फर्स्ट ग्रुप ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 21 या 22 बच्चे क्लियर करे थे। 1.07% था मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो रहा, प्लस सेकंड ग्रुप के अंदर एडवांस अकाउंट में एग्जामिशन क्लेम कर गया मैं। तो वहां से मतलब दोबारा से सांसें वापस आ गई कि हाँ भाई सीए बन सकते हैं। तो इस टाइप से फिर उसके बाद में वही हुआ कि सेकंड ग्रुप के अंदर ITSM और ऑडिट बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ऑडिट ने मुझे फाइनल तक बहुत रुलाया है, बहुत ज़्यादा रुलाया है ऑडिट ने फाइनल तक आके। तो किसी तरीके से फिर मैंने सेकंड ग्रुप दिया, फिर वो रह गया, नहीं हो पाया। आई थिंक ITSM में बैड लक, फिर वही 39 नंबर, एक नंबर आ जाता, मेरा सेकंड ग्रुप फिर से क्लियर हो जाता। 39 नंबर आ गया, मैंने सब कुछ रीचेकिंग करवाई, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी। आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद मैंने मीडियोकर फर्म से ज्वाइन करी थी। वो मेरा खुद का डिसीजन था। इवन मुझे एक ऐसा रेफरेंस तक मिल रहा था कि बिग 4 के अंदर भी चांसेस थे जाने के, बट कहते नहीं, एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में ना सुनी सबकी, समझा, खुद को एनालाइज करा, डिसीजन खुद के लिए बैठ गया। तो मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया कि यार मीडियोकर फर्म में जाऊंगा। मीडियोकर फर्म का डिसीजन इसलिए था, एटलीस्ट मुझे पता तो चले टैक्सेशन में कैसे काम होता है, ऑडिट में कैसे काम होता है। जब तक मैं हर फील्ड के अंदर काम नहीं करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा इंटरेस्ट कौन सी फील्ड के अंदर है। अगर मैं किसी बड़ी फर्म में चला जाऊंगा डायरेक्ट, तो या तो मैं सिर्फ ऑडिट के अंदर रहने वाला हूँ, या मैं टैक्सेशन के अंदर रहने वाला हूँ। ऐसा भी नहीं टैक्सेशन में सारा काम मिलेगा, या तो ITR करता रहूंगा पूरे 3 साल बैठा हुआ, या तो असेसमेंट में चला जाऊंगा, या तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में चला जाऊंगा। तो मैंने मीडियोकर फर्म ली, और ये कि मीडियोकर फर्म काफ़ी अच्छी थी, मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैंने आई थिंक 3 साल की अपनी आर्टिकलशिप के अंदर मैंने 2019 से स्टार्ट करी थी, फेब से। 20 और 21 में कोविड रहा, उसके बावजूद भी मैंने 2.5-3 साल के अंदर अराउंड 809 बार तो मैंने फ्लाइट पे बैठा था। वहाँ पे कम से कम 10-12 सिटी विजिट कर दी थी मैंने आउट स्टेशन ऑडिट के अंदर, इंक्लूडिंग रेडिसन के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर रहना जाके, सब फ्री के अंदर, क्लाइंट प्लेस, क्लाइंट को पैसों पे जाके। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, अच्छे अच्छे क्लाइंट की मैंने ऑडिट करी जाके, लिस्टेड कंपनी का भी मौका मिला ऑडिट करने का। तो एक्चुअल में जो वर्थ थी ना सीए की, वो आर्टिकलशिप के टाइम समझ में आई, जब आपकी फैमिली या फिर जो आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो अदर फील्ड के अंदर गए, कोई डॉक्टरी के अंदर गया है, कोई लॉयर के अंदर गया, जब वो चीज़ देखते थे ना, स्टेटस देखते हैं, फ्लाइट से जा रहा है, ये 5 स्टार होटल में रह रहा है ये कहाँ घूम रहा है, तो उस टाइम पे ना बड़े जलते हैं। और कुछ रिलेटिव तो हमेशा ही जलते हैं तो रिलेटिव तो मतलब आपको पता चलेगा यार क्या वैल्यू है। मतलब आप तो हर कोर्स में क्या होता है कि या तो थ्योरी, आप कोई सा भी कोर्स उठा लो इंडिया के अंदर, या तो थ्योरिटिकल चल रहा है, एग्जाम चल रहे हैं। ये एक लौता ऐसा कोर्स है जहाँ पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, और यही रीजन था मेरे सीए में सबसे बड़ा रीजन ये था कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में दोनों चीजें करने थी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में मेरा थ्योरी बहुत वीक था, तो इस चक्कर में कुछ ऐसा चाहता था। एक्चुअली मेरे अंदर से ना स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल कुछ करने की थी कि यार कुछ ऐसा करूंगा कोर्स जिसमें प्रैक्टिकल कुछ अंडरस्टैंडिंग हो ना, क्या कर रहा हो, बुक पढ़े आ रहे हो, रट्टे मारे आ रहे हो, समझा रहे हो, कुछ तो मेरे अकॉर्डिंग सेंस नहीं बनता था। तो मैंने सीए को पकड़ा, बट वो मेरे लिए लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इंटर के अंदर की स्टडी करनी कैसे, कुछ मतलब होता तो आपने, सर ने आपको गाइड करा होगा बहुत अच्छे से तरीके से, बट कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें। एक तो ग्रुप बहुत अच्छा बना हुआ। ग्रुप का मतलब है जो भी आप जिनके साथ हर टाइम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, बट सिंसियर था, फोकस था मेरा अच्छा। मेरे जो बहुत साथ के बच्चे थे हमारे बैच के अंदर, बहुत इंटेलिजेंट थे, जिनके 99, इवन एक तो स्टूडेंट था जिनके 10 CGPA थी, आई थिंक वो अभी तक बने भी नहीं है क्वालिफाई। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे, बट प्रॉब्लम उनके साथ ये हुई कि दोस्ती आ रही। आजकल का माहौल वैसे ही आप लोग देख रहे हो कि मैकडी जाना, बर्गर किंग जाना, बीथ रेस के अंदर आधे सी स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको वहाँ जाके आप। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपने सीए फील्ड को, तो आप थोड़ा सा त्याग तो करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहो। अगर आप दोस्तों के साथ अच्छे दोस्त बनाते हो तो हंसी मजाक भी होता है, स्टडी भी हो रही है उसके अंदर। अगर खाने के साथ, अगर आप लंच कर रहे हो बैठ के, तो उसके अंदर भी डिस्कशन वगैरह हो जाती है। क्योंकि मैं ऐसा बहुत करता था, अगर हम लंच वगैरह भी कर रहे हैं, तो मुकेश को अच्छे से पता है, हम लोगों ने डिस्कशन वगैरह भी बहुत करते थे। 30 मिनट का हम लोग लंच करते थे, 30 मिनट के अंदर 10-15 मिनट के अंदर लंच कर लिया हमने अपना, 15 मिनट के अंदर एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं उसके साथ साथ डाउट भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सामने वाले से क्वेश्चन भी कर रहे हैं, भाई ये बता ये क्या होता है, मतलब पढ़ के आते चौड़े होते थे, चल बता ये एक्सप्लेन कर, ये कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी फर्क रहता है। अगर आप जैसे कि आप लोग अगर कोचिंग खत्म हो जाए,
जब भी आपका नवंबर में अटेम्प्ट होगा, कोई एक ग्रुप के लिए जाएगा, कोई बुध ग्रुप के लिए जाएगा, हर कोई जो है ना सर से डिस्कस करो। अगर किसी को क्लियरिटी नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्लियरिटी, बहुत जरूरी होना चाहिए। अगर किसी ने डिसीजन लिया है ग्रुप 1 दूंगा तो ग्रुप 1 ही दूंगा, तो किसी तरीके का पछतावा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मैं सेकंड ग्रुप देके क्लियर कर लिया। अगर किसी को क्लियरिटी नहीं है तो वो शावे सर से डिस्कस करता है पर्सनली मिलके कि सर आपको क्या लगता है कि मेरा ये परफॉर्मेंस है, ये चीजें मैंने कंप्लीट कर ली हैं, क्या मैं जा सकता हूँ बोथ ग्रुप के लिए या फिर नहीं जा सकता बोथ ग्रुप के लिए। दोनों के अपने बेनिफिट हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हो, फोकस करते हो 8-9 महीने, जब भी आपका अटेम्प्ट आता है बोथ ग्रुप क्लियर हो सकते हैं। सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है एक तो आपको। बहुत सारे, अगर आप लिंक्डइन वगैरह चलाते हो तो बहुत सारे फाइनल के अंदर भी बच्चे ऐसे निकले हैं जिनके फर्स्ट ग्रुप के अंदर 228 नंबर और सेकंड ग्रुप के अंदर 182 नंबर क्लियर कर गए वो। बोथ ग्रुप का सिर्फ बेनिफिट ऐसे मेरे साथ था जब मैंने सीए फाइनल का दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी दोनों ग्रुप को एक साथ पैरेलल लेके चलता है। मैंने फर्स्ट ग्रुप पे बहुत अच्छा फोकस रखा था और सेकंड ग्रुप के अंदर मैंने ना टारगेट कर लिया था कि इन सब्जेक्ट के अंदर मुझे एग्जामिनेशन क्लेम करनी है, चाहे आईसीआई वो इजी को पेपर लेके आ जाए, चाहे वो टफ पेपर लेके आ जाए। तो इस चीज़ का मुझे बेनिफिट बहुत अच्छा हुआ। मेरे जो 8 सब्जेक्ट थे, 8 के अंदर 4 में मेरी एग्जामिनेशन थी 60+ थे, 2 में मेरे 53 थे, एक में मेरे 40 नंबर थे। कॉस्टिंग के अंदर जो फाइनल में होता है सिर्फ उसमें 40 नंबर थे, और एक में मेरे लॉ का पेपर था उसमें 48 नंबर थे। बाकी मेरे सब में अच्छे नंबर आए थे। ये मैं फाइनल की बात बता रहा हूँ आप। कॉस्टिंग में मेरी एग्जामिशन आई थी आईपीसीसी में, मैंने सर से पढ़ दी। बाकी मेरे आई थिंक एडवांस अकाउंट्स वगैरह में एग्जामिशन थी, बट बाकी नंबर मेरे टैक्सेशन में भी अच्छा आए थे, 55 के अराउंड ये सब गए थे। बट हाँ, ऑडिट ने मुझे हमेशा परेशान करा। तो मेरा मतलब यही सजेशन रहेगा कि एक तो आप लोग जब स्टडी करने बैठे हैं, देखो अभी एक क्वेश्चन रेज हुआ था लास्ट टाइम जब मुकेश यहाँ पे आपको गाइड कर रहा था कि क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया ना, आप जंग वहीं जीत गए। फिर क्या रहता है, फिर तो एक प्रेजेंटेशन करना रहता है ना खाली क्वेश्चन को। अब वो कैसे आप जीतते हो, आप दे दो टेस्ट दे के। जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे ना, सबसे बड़ी बात होगी आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, डरोगे नहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को 4 से 5 बार तो पहले सॉल्व करके रखा है। अच्छा, भले ही आप हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट दो, बट देना जरूर है। मैं सही बताऊं, मैंने जिस जिस सब्जेक्ट में टेस्ट दिया है ना, मेरे सब में एग्जामिशन है। और जिस जिसमें मैंने टेस्ट नहीं दिया है ना, कुछ मतलब कुछ ऐसे, जैसा आईडीटी था मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैंने कहा टाइम की लिमिटेशन थी, तो मैंने कहा इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है क्या करना है इसमें, क्योंकि एक बार 57 आ गए थे उसके अंदर फाइनल के अंदर। तो मैंने कहा टेस्ट देके क्या करूंगा, लेकिन बैड लग रहा कि इसमें एग्जामिशन नहीं आ पाई, पेपर भी इतना टफ नहीं आया था। बट कहीं ना कहीं जो नंबर मेरे कटे होंगे प्रेजेंटेशन में। और प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव होगा, जितने आप टेस्ट दोगे, क्योंकि जब टेस्ट दे दोगे ना, टीचर जब चेक करता है उसमें एक एक सजेशन लिख के देता है। उसके अंदर ये भी आपको लिखेगा आपका लैक ऑफ क्लियरिटी है क्वेश्चन की, लैक ऑफ प्रेजेंटेशन है आपके, या फिर कंटेंट की क्लियरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है। तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा। इवन मैं सही बता रहा हूँ, 100% यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें 100% क्लियरिटी नहीं होगी उनकी वीक पॉइंट क्या है। कुछ लोग ये समझते होंगे उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, बट हो सकता है उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम हो कि लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। तो वो सब आपको है ना टेस्ट देके ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और आपको तो टीचर इतने अच्छे मिलेंगे, मतलब जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि डायरेक्ट डिस्कस कर लो जाके। माहौल भी फ्रेंडली है। कैसे कैसे भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं जाके। अब बाकी किसी का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो इंटर को रिगार्डिंग तो आप कर सकते हो, कैसे भी आपको प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। या एक्चुअली ऑडिट को मैंने कभी एक्चुअली पता क्या होता है, अगर 8 सब्जेक्ट, अभी भी 8 सब्जेक्ट है तो ऐसा ही 6 सब्जेक्ट कर रहा है, 8 के लिए आपको 8 सेपरेट स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी हर सब्जेक्ट के लिए। ये चीज़ मुझे सीए 3 फाइनल के 3 अटेम्प्ट लगने के बाद समझ में आई है। मेरी प्रिपरेशन पहले पेपर में बहुत, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छी थी, सेकंड में भी बहुत अच्छी थी, और थर्ड में भी बहुत अच्छी थी। बस मुकेश मुझे लाइब्रेरी में मिले थे तो इन्हें पता था कि जो अगर डिस्कशन करते थे ना, मैं ऐसे तो क्वेश्चन केस स्टडी बना के पूछता था ना कि ग्रुप के अंदर हिल जाते थे। ये लोग मुझसे कहते थे तो क्वेश्चन नहीं करेगा। बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना, मैं क्या कर रहा था, एक स्ट्रेटेजी बनाता था और 8 के ऊपर अप्लाई कर देता था, जो बहुत गलत चीज़ है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो, कॉस्टिंग है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अगर आप लॉ की बात करोगे, एक अलग सब्जेक्ट है वो, कि आपके लिए स्ट्रेटेजी अलग बनाना पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जो मेरा जो फाइनल निकला है, मैंने आपको रिजल्ट भी बहुत कम आया था, 8%, सिर्फ 2100 कुछ बच्चे बोथ ग्रुप के अंदर पास करे आईसीआई ने। तो मेरे जो इतने अच्छे नंबर आए, मेरी परसेंटेज 55.5% बन रही है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक चीज़ अलग करी थी, वो ये अलग करी थी, जब से आईसीआई का कोर्स आया था ना, तब से लेके अब तक जितनी भी एमटीपी और आरटीपी क्वेश्चन थे ना, मैंने 3 बार सॉल्व करे थे। पहली बार सॉल्व करने में हर कोई फंसता है जाके, टाइम बहुत लगता है, लेकिन मैंने क्या करा, जब जब मैंने सॉल्व करे थे ना, तो लिखता चला गया था क्वेश्चन को।
कि इसके अंदर ये कंटेंट किस तरीके से आएगा, लिखता चला गया था। मैंने 3 बार सॉल्व करे थे। ये जैसे मेरी एग्जाम्शन दिख रही है ना, मैंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस करा था। अगर मैं थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो मेरे नंबर और स्ट्रांग हो सकते थे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जो मैं मार खा रहा था। एक तो मैंने स्टडी अलग बनाई, दूसरी चीज़ ये मैं एमटीपी और आरटीपी इतने ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। मैंने पिछले आई थिंक 4-5 साल हो गए ना कोर्स का हुए, अब तो दोबारा से चेंज हो रहा है। मैंने जब से लेकर अब तक के सारे एमटीपी आरटीपी 3-3 बार सॉल्व करे अपने हाथों से बैठ के। और एक चीज़ मैं और करता था, आप लोग भी बहुत सारे करते होंगे, क्वेश्चन पढ़ा आपने, फौरन आंसर देख लेते हैं। सबसे बड़ी गलती है जो मैं भी करता था, जो इस टाइम में मैंने चेंज करी। एक्चुअली फर्स्ट टाइम पे जब आप करोगे ना तो बहुत तकलीफ देता है, क्वेश्चन नहीं होगा, गुस्सा आएगा, कई बार सर मारने का मन करता है। मैं तो इस टाइम में गंजा भी हो गया था। वो इसलिए कि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है जब आप कोई फर्स्ट टाइम पे, आप लोग भी पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पे जब कोई सिलेबस कर रहे होगा ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्वेश्चन नहीं हिल रहा है, क्वेश्चन तो हिल रहा, समझ में नहीं आता इसके अंदर लिखना क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है। कोई टफ, अब होता है क्या पेपर के अंदर, आईसी क्या खेल करता है, वो 4 पेपर हैं, एक टफ लेके आ गया, 2 टफ लेके आ गए। उस टफ पेपर के अंदर 40 से 50 नंबर का ऐसा होता है जो हर कोई कर सकता है। अभी जो सीए फाइनल का अटेम्प्ट हुआ है ना, मेरे ख्याल से इंटर में भी सर इस बार काफी टफ पेपर आए थे। रिकॉर्ड था इस बार आईसीआई का। जो मुझे इंटर का इतने अच्छी क्लियरिटी नहीं, बट फाइनल का क्योंकि मैं अपेयर हुआ था तो मुझे पता बहुत टफ पेपर थे फाइनल के। और सबसे ज्यादा टफ पेपर आया था ऑडिट का, जिसमें मेरे हर बार फेल होता था। कभी 38 नंबर आ रहे हैं, कभी 39 नंबर आ रहे हैं, और इससे प्रीवियस टाइम में तो 30 नंबर मेरे फाइनल में, जिससे मैं देख के बिल्कुल हिल गया था। मैंने अपनी स्टडी चेंज करी, मैंने क्वेश्चन कैसा खुद ही सॉल्व करता था लिख लिख के। देखो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि आप सोच रहे हो कि मैं हर 100% क्वेश्चन को लिख लिख के कर लूँ। एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ो। अगर आपके दिमाग में इमेज बन रही है ना कि इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, क्या लिखना चाहिए मुझे, तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। आप थोड़ा थोड़ा कर लो। जैसे प्रैक्टिकल थे, मैं क्या करता था, मैं सिर्फ कैलसी सॉल्व करता था। और जो कुछ टफ क्वेश्चन होता था ना, जिन प्रेजेंटेशन की जरूरत होती थी, मैं ऐसे कोई बहुत अच्छे फॉर्मेट नहीं करता था, मैं डायरेक्ट लिख लिख के ऐसी रफली आगे बढ़ जाता था। और जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते थे उन्हें मैं कैलसी पे करता जरूर था, कैलसी पे जरूर सॉल्व करता था। मेरी इतनी स्पीड हो गई थी आईपीसीसी के अंदर, बता रहा हूँ, कुछ सेकंडों के अंदर क्वेश्चन पढ़ करके सॉल्व करके आगे बढ़ जाता था। और यही रीजन था मेरी एग्जामिशन आई इसके अंदर। कॉस्टिंग में भी आई, कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, और फाइनल में सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मोस्टली सब में मेरी एग्जामिशन है। एफआर में भी है, एसएफएम के अंदर भी है, मेरी डीटी में भी एग्जामिशन आई, जो पेपर भी टफ आए थे। ऑडिट के अंदर 53 नंबर आए, जब मैं रो रहा था कि 40 नंबर मेरे आ जाए किसी भी तरीके से। मतलब जब मैंने फाइनल का ऑडिट का पेपर देखा, मैं इतना डिप्रेस हो गया था उस टाइम पे। बट मैंने 5-10 मिनट के लिए अपने आप को संभाला। मैंने कहा जब यहाँ तक आए ना तो जंग करके जाएंगे, यहाँ से हंसते हंसते फेल हो जाएंगे हम तो। अगर हम पहले हथियार डाल देंगे तो 100% पता है फेल होना है। अगर उस टाइम में हथियार डाल देता, आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप लोग तो ग्रुप अच्छा बनाना, और जो लोग अभी ढंग से स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को अच्छे ग्रुप के अंदर इतना एलिजिबल कर लेंगे, वो अच्छे ग्रुप के अंदर बैठ सकें आगे। क्योंकि अगर आप लोग सब लोग यहाँ पर आए हो ना, तो आप लोग डिजर्व करते हो कि सीए क्लियर करने का। तब फाउंडेशन क्लियर करके तो आया ना, ऐसा तो है नहीं कोई क्लियर नहीं करके आया है या फिर रोने लगा ऐसा नहीं, ऐसी पास कर दिया। तब क्लियर करके आओ ना आप लोग, तो आप लोग डिजर्व करते हो। मतलब ढंग से स्टडी करो, कुछ चीज़ों पे जैसे मैंने आपको बताया उस पर फोकस रहो। या आपने अपने आप भी क्वेश्चन करते कि अपने ऑडिट को कैसे हैंडल करना है। ऑडिट कैसे हैंडल कर रहा था, मैं क्या करता था, एक तो डेली रिवीजन करता था। एक आप लोग ये चीज़ को आप गांठ बांध लो कि हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 3 रिवीजन चाहिए चाहिए, 3 रिवीजन। अगर एक बार आपने कर लिया है ना, एटलीस्ट कम से कम ये कोशिश करना 2 तो कम से कम, अदरवाइज 3 तो करनी करनी है। मैं बताता हूँ, मैंने एक्चुअली मुझे सिर्फ ऑफिस से मैं जॉब कर रहा था, मैं 2 महीने छुट्टी मिली थी, इसी के अंदर मैंने दोनों बोथ ग्रुप फाइनल के प्रिपेयर कर लिया। मैं आपको पहली बार डिफरेंस बता दूं, फाइनल और आईपीसीसी कोर्स में कितना डिफरेंस है। अगर आप आईपीसीसी को नदी कह रहे हो ना, तो फाइनल एक समुंदर है। आपको ये भी नहीं पता चलेगा आपको जाना कहाँ है, क्या पढ़ना है। और इस टाइम पर आईसीआई की स्ट्रेटेजी पिछले 1-1.5 साल के अंदर ये जा रही है कि जो मेन चैप्टर होते हैं ना, जो बड़े बड़े हैवी चैप्टर होते हैं जिनमें हम पूरे महीनों घुसेड़ देते हैं, उसमें तो आईसीआई 2 या 3 नंबर का देता है खाली। और जो अदर है ना, जो बिल्कुल हम कहते हैं एक बच्चा सब्जेक्ट उसमें तो आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन उठ गया। फाइनल में तो यही खेल हो गया, 16-16 नंबर के क्वेश्चन उठ के आए, जिन्हें कुछ जानता नहीं था। बच्चे बाहर आ गए ये कह रहे थे यार ये था इंडिया हमारे सब्जेक्ट में क्या। 16-16 नंबर के क्वेश्चन उठ के आए। तो रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आपने 3-3 3.5 इतना किसके पास टाइम होता है। अगर आईसीआई ने अगर 9 महीने का अटेम्प्ट रखा है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं पा रहा, सब कर पा रहे हैं। मैं बताऊँ आपको रिवीजन करनी कैसे, 3 आपको रिवीजन कैसे करोगे। सबसे पहले आपको जब फर्स्ट टाइम पे करोगे तो क्वेश्चन मार्क करते हुए चलना कि आपको कौन, किसी टीचर की मत सुनना, किसी की मत सुनना। जो आप क्वेश्चन करते हो ना, मार्क करते हुए चले जाना। मैं क्या करता, आर बनाता हुआ चला जाता था। ठीक है, आपको पता होगा जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर के अंदर 50 क्वेश्चन है,
मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, आपने पहला उठाया, आपसे हुआ नहीं, तो आपने उस पर आर बना लिया, आपसे क्या टफ क्वेश्चन है नहीं होगा। अब दूसरा बड़ा आपसे इजीली होगा, आगे बढ़ जाओ। तीसरा बड़ा, आपको मार्किंग करनी है दो तरीके से करनी है। एक तो इस तरीके से करनी है कि आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, दूसरा इस तरीके से मार्किंग करनी है कि आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसके अंदर 10 12 15 कॉन्सेप्ट मेरे कवर हो जाते हैं। ऐसा नहीं अगर वो हो गए फिर भी उसे मार्क करो, क्योंकि अभी आपको वो कॉन्सेप्ट याद है, पता नहीं दोबारा आप 3 महीने 4 महीने बाद उठाओगे, आपको क्या पता याद होना हो। तो इस तरीके से मार्किंग लेके चलनी है। अगर आपने मान लो पहला क्वेश्चन मार्क करा, फिर आपने फोर्थ मार्क करा, फिर आप फिफ्थ से पहुंचे, आपको पता चला अरे यार इसमें फर्स्ट और फोर्थ भी कवर हो गया, काट दो उसे, फिफ्थ से मार्क करके आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल डरना मत, जो भी आपने मार्क करा उस पर कॉन्फिडेंस रखना। जब आप आपका जब फर्स्ट बार हो जाएगा, अगर आपको टीचर गाइड करें, अब क्या होता है बहुत से टीचर भी गाइड करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन करके जाना है। जैसे शाविद सर अगर आपको यहाँ पे पढ़ाए गाइड करे आपको ये क्वेश्चन, तो वो मत ये मत सोचो कि मैंने मार्क करा है, शाविद सर को अपने क्वेश्चन को मैच कर लो फौरन बैठ के। मैंने यही करा था, मैंने मैच करा तो मुझे पता चला जो मैंने मार्क कर रखे हैं वो टीचर मेरे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने 15 मार्क करे 50 में से, शाविद सर ने 10 बताए, तो मोस्टली जो है ना मेरे कवर हो जाते थे। तो एक दो कवर नहीं हो रहा उसे ही मार्क कर लो। अगर टीचर अगर डिटेल एनालिसिस करके बता रहे हैं तो वो भी किसी बेस पे बता रहे होंगे ना, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। आप सेकंड रिवीजन करो, में क्या करना, आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो। अगर देखो दो तरह के स्टूडेंट होंगे, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे, जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग ही नहीं होंगे। जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे वो वीडियो देख लेना, जाके ज्यादा दिमाग मत मानना उसके अंदर नोट्स में बैठ के। वीडियो देखने के बाद में थोड़ा सा है ना कौन जो नोट्स बुक होगी ना आपके, तो देख लेना बैठ के, कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे स्ट्रांग होंगे, वो सिर्फ नोट्स पढ़ लेना अपने बैठ के। उसके बाद में जो आपने मार्क करे ना उसे उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना बैठ। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करनी है। ऐसा नहीं कि जो आपने अगर 3 महीने अगर आपने पिछले फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट में अगर आपने कंटिन्यूसली कर रहे हो, तो मैं मानता हूँ 10 से 15 दिन के अंदर बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। मैं क्या करता था, अपनी स्टडी कैसे बनाता था, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट नाइट स्टडी करता था, तो मैं सुबह 10 बजे लाइब्रेरी पहुंचता था, 10 से लेकर के मैं 3 4 बजे तक एक सब्जेक्ट पढ़ता था। फिर उसके बाद में 4 5 बजे से मैं उठाता था, रात में 10 बजे तक मैं लाइब्रेरी में बैठता था, तो रात में 10 बजे तक मैं एक सब्जेक्ट पढ़ता था। फिर जब घर में जाता था, मैं एक सब्जेक्ट मैंने अलग बना रखा था, जो जिसमें हमारी कमांड जनरली होती है, क्योंकि रात में माइंड ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है ना कि आप चाह कर भी ऐसे सब्जेक्ट को नहीं उठाता जो डरावना हो देखने में, जो दिमाग के अंदर हावी हो। तो आपको ऐसा सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा जो आपकी जिससे आपकी दोस्ती हो, तो दोस्ती करना पड़ेगी ना, वो मैं उठा के पढ़ता रहता था। मैंने सेकंड ग्रुप ऐसे निकाला था, 2 महीने का सर टाइम था फाइनल के अंदर, समुद्र जैसा सिलेबस होता है, तो मैंने 2 सब्जेक्ट अपने टारगेट रखे, 10 दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट में क्लोज करने विद प्रैक्टिस। अगर 10 दिन कोशिश करता तो टारगेट को अचीव कर लूँ। और ये सब्जेक्ट में आराम आराम से 3 घंटे डेली रात में पढ़ रहा हूँ, पढ़ता पढ़ता मैंने सेकंड ग्रुप ऐसे साइड बाई साइड निकालता चला गया। इन लोगों को पता भी नहीं चला था, ये मुझसे कहते तो फर्स्ट ग्रुप ही कर रहा है, मैं कहता बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। तो इन लोगों को पता ही नहीं चला किसी को भी कि बोथ ग्रुप निकाल के लेगी। तो आपको है ना अलग अलग और स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में आपको असेसमेंट करना पड़ेगी अपनी, कि जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है आप उस पर मतलब सही से उसे इम्प्लीमेंट कर भी पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और कितना आप उसका मतलब बेनिफिट, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूर रखती हैं। ये इवन कोई बातें बता भी नहीं पाता ये कैसे सब, ये तो सब इवन आपको मोस्टली आपको ये तो बोलते दिख जाएंगे कि आपको 15 दिन के अंदर रिवीजन करनी, कैसे रिवीजन करनी है ये भी तो बताओ, किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि कितना भी मतलब स्टूडेंट को बता लो, हमारे बैच में भी थे बच्चे हैं ना भटक ही जाते हैं, तो हम भी तो स्टूडेंट ही हैं, अभी क्वालिफाई कर गए हैं, बट अभी भी अपने आप को स्टूडेंट मान रहे हैं। तो अभी भी देखा, अभी भी बैठा था मैं, तो वही याद आ गया। मैंने कहा एक टाइम था हम भी सर यहाँ बैठते, सर हमें समझाते थे। इवन मैं आपको सही बताऊँ, जब सर ने डीटी का फर्स्ट, क्योंकि मैं बता गवर्नमेंट स्कूल से था, तो हमें पता नहीं था प्रेजेंटेशन कैसी होती है। सर ने जब शाविद सर ने जब पहला टेस्ट लिया था डीटी का, तो आई थिंक 22 नंबर का टेस्ट था। मेरे पता कितने नंबर आए थे पहले टेस्ट में? 4 नंबर। और मुझे 100, और एक्सपेक्टेशन मेरी पता क्या थी? 50+, वो 15+। सिर्फ प्रेजेंटेशन में मार खा गया था। सर ने मुझे इतना डांटा था, सर ने यहाँ पे सबके सामने डांटा था, अलग से कैबिन अपने ऑफिस में बुला के वहाँ अलग डांटा था, फिर समझाया था कि गलती क्या कर रहा है, गलती देख। उसके बाद में जब नेक्स्ट टेस्ट हुआ था कॉस्टिंग का, मेरा पूरा फुल मार्क्स आए थे। उस टाइम सर मेरे और आयुष के हम 3 4 बच्चे थे, इनके पूरे मार्क्स आए थे, ठीक है। उसके बाद में फिर जब कोर्स कंप्लीट हो गया, सर ने कॉस्टिंग का टेस्ट लिया था। कॉस्टिंग का टेस्ट के अंदर मेरे कितने आए थे? मेरे 100 में से 35 नंबर आए थे। फिर वही प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम। फिर जब मैंने ढंग से, फिर मुझे डांट पड़ी, इवन सबके सामने, सर ने ऐसी है ना पीछे बैठा था, सबके सामने डांट लगाई थी। और फिर मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वो टेस्ट दिया था, टेस्ट आपकी प्रॉब्लम आ गई थी, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर दोबारा से मैंने करी तो उसके अंदर फिर एग्जाम्शन आ गई थी। तो आप है ना ढूंढ ही नहीं सकते, अगर आप सोच रहे हो आप कोई गौर तो हो नहीं जो सब कुछ निकाल लोगे, तो वो किसी अलग अलग तरीके से मतलब अपनी सेल्फ स्टडी लगा के और क्या कहते हैं टेस्ट दे दे के ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगी।
है किसी का कोई और प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन वगैरह कोई तरीके से स्टडी करनी, क्या करना है? डायरेक्ट टैक्स में जो मैंने आईपीसीसी की बात कर रही है ना अब, तो इंटर में तो मैं क्या करता था, एक तो सर ने नोट्स लिखवा रखे थे, उस टाइम पे इतनी रिवीजन वीडियो नहीं होती थी। ये तो अब आया है ना, मैंने शायद 2017-18 में बैच लिया था, टाइम पे इतनी रिवीजन, तो मैं क्या करता, सर ने नोट्स लिखवा रहे हैं ना, उन्हें बैठ के समझता था। समझना जरूरी चीज है, जब आप कोई अगर लाइन पढ़ रहे हो टैक्सेशन के अंदर, तो ऐसे ही जो है ना, वो जमाना चला गया, अब रट्टा मार मार के पास हो जाओगे। ऐसे बहुत लॉजिकल जा रहा है। अब तो एमसीक्यू भी है उसमें, आप लोग अगर आपने देखे भी होंगे तो एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 4 से 5 बार टेस्टिंग करता है वो, कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग। अगर वो 4-5 आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं अच्छी तरीके से, आप एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। केस स्टडी भले ही एक चैप्टर से लिंक आती है, बट वो लिंक कौन कौन से चैप्टर से होती है कोई भी नहीं जानता उस टाइम। तो मैं क्या करता था बेसिकली, एक तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं डिस्कस करता था अपने दोस्तों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर पीजीबीपी का चैप्टर है, पढ़ लिया आपने, 3-4 दोस्तों का अपना ग्रुप बनाया। मैं क्या करता था, जब हम लंच करने बैठते थे या फिर हम लोग ट्रैवल करते थे उस टाइम पे, तो हम डिस्कस करते रहते थे उस चीज़ को कि किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल कोई पीजीबी उठा के मैंने पूछ लिया कि भाई बता 32 की एग्जामेशन बता दे क्या, या फिर मैंने कोई केस स्टडी बनाई अपने दिमाग से, मैंने ऐसे क्रिएट कर दी कि भाई बताओ उसके अंदर की कॉफ़ी रबड़ की कितनी डिडक्शन मिलने वाली है, क्या लॉ बोलता है, क्या लिमिट है। इस तरीके से अब मैं नोट्स पढ़ता था। नोट्स पढ़ के बाद में दिमाग के अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करता था। इस टाइप से मैंने मतलब ट्रिक्स खेल खेल के है ना अपना मतलब हैंडल कर लिया था। और और उसके बाद में ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, मतलब प्रैक्टिस करना ना, मुझे पता है यहाँ पे शायद 80 से 90% हर कोई आंसर देखता है, आंसर मत देखना कोई भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल कंटेंट इतनी इजीली अवेलेबल है ना कि क्वेश्चन और आंसर सब हाँ, तो ये कर सकते हैं, क्योंकि आजकल देखो समरी नोट सबको इजीली अवेलेबल मिल रही है, उसका बेनिफिट लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो समरी नोट खुद के बनाने में। मैं क्या करता था उसके अंदर, आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, जो समरी नोट्स बने होते थे ना, उसी के अंदर अपनी लैंग्वेज में लिख लेता था। सही बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल शाबिर सर ने नोट्स दिया आपको, कुछ तो बच्चे वो इंटेलिजेंट होंगे जो खुद बनाएंगे पूरे पूरे बैठ के, कुछ उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट जो स्मार्ट खेलो बैठ के। जब आपको कंटेंट मिल रहा है अवेलेबल, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना फालतू में? उठाओ समरी नोट, जैसे आपने सर क्लास प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बैठ आपको, उसी के अंदर आप कुछ बना लो बैठ के जो सर बोल रहे हैं, ताकि उससे चीजें रिकॉल इजीली हो जाए। समरी की भी समरी बन जाएगी उसी बुक के अंदर, आपको अलग से एफर्ट्स भी नहीं करना पड़ेंगे। तो मतलब ये मैं बता रहा हूँ जो मैं ट्रिक्स वगैरह खेली ही जाके, और इसीलिए मेरा निकला, वरना फिर फेल हो जाता। पर कुछ जी, आपकी क्लास चल रही है ना, आप डेली बेसिस पे रिवीजन करिए। मेरी भी क्लास पता है कब खत्म हुई थी? आई थिंक सितंबर के लास्ट में। बहुत अच्छी चीज मैंने बताई नहीं आपको, सिर्फ मैंने 2 महीने रिवीजन करके अपना फाइनल निकाला है, सिर्फ यही ट्रिक्स खेल खेल के। कि जहाँ पर मेरा रात का टाइम है, मुझे पता है मैं लेट नाइट स्टडी करता हूँ, कोई अर्ली मॉर्निंग करते होंगे। थ्योरी का सब्जेक्ट मैं बताऊँ, अगर आपकी थ्योरी कमजोर होता है, उसे मॉर्निंग ही उठाएं, बिल्कुल मत खेलें। जिंदगी में वैसे ही इतना रिस्क क्यों, इतना रिस्क ले रहा हो। और किसी का कुछ है क्वेश्चन वगैरह कुछ?